नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 एफएम में आज हमारे मेहमान हैं परमीला शर्मा। आप रसायन शास्त्र की विशेषज्ञ हैं तथा वर्तमान में एसएस जैन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर रसायन शास्त्र के पद पर कार्यरत हैं। आपका चेतना रेडियो स्टूडियो में स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे हमारे श्रोताओं के लिए यह जानकारी चाहूँगा कि आप कब से अध्यापन के क्षेत्र में हैं? मैं 2001 से एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पे वर्क कर रही हूँ। मैंने 17 इयर्स ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया में होम साइंस पीजी कॉलेज में इसी एसोसिएट प्रोफेसर एज अ वाइस प्रिंसिपल यहाँ काम किया और उसके बाद में जयपुर शिफ्ट हो गए और वहाँ पर मैंने एसएस जैन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और अभी मैं वहीं सेटल हूँ। आपने अपने विद्यार्थी जीवन में कहाँ से अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की, कहाँ से अपनी महाविद्यालय की शिक्षा को ग्रहण किया? बेसिकली मेरी एजुकेशन अजमेर से है। स्कूल एजुकेशन मेरी सेंट मेरीज कॉन्वेंट अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन सोफिया कॉलेज अजमेर से ही प्राप्त की। फिर उसके बाद मैंने अपनी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से करी। उसके बाद मैंने एमफिल किया चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से। बीएड भी किया मैंने उसके बाद और अभी एट प्रेजेंट मैं अपना पीएचडी वर्क के लिए भी कार्य कर रही हूँ। आपने अपने शैक्षणिक जीवन को कब निर्धारित किया कि मुझे शिक्षा के लिए काम करना है, शिक्षा देने का काम करना है और किस रूप में करना है? ये आपने विद्यार्थी जीवन में कब निर्धारित कर लिया था? मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैं ही घर पे ही अपना कोचिंग स्टार्ट कर रखा था। उसके बाद जब मैंने पीजी अपना कंप्लीट किया तो साइड बाय साइड मैंने अपनी जॉब भी करी एज अ स्कूल के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में मैं एज अ साइंस टीचर मैथ्स टीचर मैंने अपना वहाँ पर काम किया है। शुरू से ही मुझे एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स ये सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही बिलोंग करते थे, तो मेरा शुरू से ही उधर ही रहा कि आई हैव टू डू, मुझे सेम इसी फील्ड में जाना है। बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, नई बातें सीखना। इवन अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार जब हम करा रहे हैं, कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो डेली मुझे एक ना एक चीज़ सीखने को मिलती है। ठीक है, तो आई थिंक कि ये एजुकेशन फील्ड में जब मैं आई हूँ, जब से मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ सीखने को मिल रही है और आई होप कि ये मुझे हमेशा ही ये चीज़ सीखने को मिलती ही रहेगी, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, सीखने का कोई एंड नहीं है, कोई एज नहीं है। आपने हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही अच्छी एक बात कही है कि एक शिक्षक का या किसी भी व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र में सीखना जो है वो एक अनंत प्रक्रिया है और जो जीवन भर चलती है। आपने अपनी अभिरुचि के अनुरूप शैक्षणिक कार्य को चुना। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। बहुत से उतार चढ़ाव शिक्षा ग्रहण करते हुए और शैक्षणिक जीवन में आते हैं। हमारे श्रोताओं को उन उतार चढ़ाव के कौन से क्षणों से आप परिचित कराना चाहेंगी जो प्रेरणा का स्रोत हों, जो अविस्मरणीय हों? देखिए, लाइफ में एक बहुत टिपिकल चीज़ जुड़ी है मेरे साथ। जब मेरी मैरिज होने वाली थी तो उससे पहले मैं पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड थी। ठीक है, और मेरा पूरा अपना पीएचडी वर्क चल रहा था। मेरा प्रैक्टिकल वर्क इनफैक्ट पूरा कंप्लीट था। 2 साल की पूरी मेरी कड़ी मेहनत थी उसमें। बट जस्ट बाय लक ऐसा था कि गाइड हमारे कहीं अब्रॉड चले गए उन डेपुटेशन पे। जब वो 6-7 साल बाद आए, मैंने बहुत कोशिश भी की उस बीच की मेरा ये कंटिन्यू रहे पीएचडी वर्क, प्रैक्टिकल वर्क मेरा खराब ना जाए, बट वो हो नहीं पाया पॉसिबल, तो वो मेरी डिग्री लैप्स हो गई। उसके बाद मैंने फिर 5-7 साल बाद फिर जयपुर जाके ट्राई किया, नहीं हुआ तो ठीक है, बट मतलब मुझे लगा कि हाँ ये है ही नहीं, शायद पीएचडी की डिग्री मेरी लाइफ में नहीं है। लेकिन मैंने मेहनत उतनी की हुई है कि अभी मैं कहीं पीछे नहीं हट सकती। किसी भी टाइप का वर्क होता है तो आई एम ऑलवेज फॉरवर्ड और आई एम ऑलवेज प्रेज्ड फॉर दैट कि जो मैंने काम किया है वो बहुत अच्छे से मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो डिग्री मुझे नहीं मिली उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे को वो नॉलेज पूरी है जहाँ मैं पीछे। बट अब मुझे जो एक बार मुझे लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है
सिंस आई एम बैक, अपने उसी एरिया में मैं बैक हूँ, तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो अगेन मैंने उससे स्विच ऑन किया है कि मैं पीएचडी की डिग्री तो लेनी ही है। तो मैं यही देना चाहूँगी सभी को कि ठीक है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लाइफ में होता रहता है, बट वी शुड नॉट गिव अप। हमें उसके लिए हमेशा प्रयास करते ही रहना चाहिए। बहुत खूब बात कही आपने कि जीवन में उतार चढ़ाव आपके लक्ष्यों में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, उन्हें स्थायित्व प्रदान करते हुए जीवन भर उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस जीवन के मुकाम तक पहुंचने के लिए निश्चित तौर पर शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप इस अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए अपने जीवन में आए शिक्षकों में से किस शिक्षक को और उसकी कौन सी बात को याद करना चाहेंगी? देखो, मैं जब एमएससी कर रही थी तो हमारे टाइम में एक प्रोफेसर थे, मिस रीटा मेहरा। मतलब शी वॉज सो डेडिकेटेड फॉर हर वर्क, इतना ज़्यादा अपने काम के लिए पर्टिकुलर थी, हमें एक एक चीज़ बहुत क्लियर करती थी। एनालिटिकल के थे वो, और जस्ट न्यूली अपॉइंटेड थे, और मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि हम स्कूल के एनवायरनमेंट सा फील करते थे जब एमएससी क्लास अटेंड कर रहे थे। तो कई बार ऐसा होता भी था कि हम 2 मिनट लेट हो गए तो हमें क्लास में एंटर भी नहीं होने देती थी। उससे मुझे ये लगा कि नहीं, वी हैव टू बी पर्टिकुलर। टाइम पंक्चुअलिटी एक टीचर में होनी ही चाहिए। दूसरा, डेडिकेशन इज मस्ट। आप अपना प्रोफाइल कर रहे हो, जो आपका जॉब प्रोफाइल है वो हमें अच्छे से ही करना है, तभी अपन को अप्रिसिएशन मिलती है, लोग याद भी करते। और स्टिल आई रिमेम्बर, जहाँ यदि मैं दूर से भी उनकी आवाज़ सुन लेती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ, ये रीटा मेहरा मैम की आवाज़ है। और नाउ शी इज HOD नजमे MDS यूनिवर्सिटी अजमेर। बहुत अच्छे अपना काम कर रही हैं वो, और मुझे शी इज वन ऑफ द आइडल फॉर मी। निश्चित तौर पर उनसे आपने जीवन में बहुत कुछ सीखा होगा। आपके इस जवाब ने मुझे एक नया प्रश्न दे दिया है, और वह प्रश्न यह है कि जब आप शिक्षा प्राप्त कर रही थी उस समय विद्यालयों और महाविद्यालयों का वातावरण अलग था। वहाँ सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ प्रायोगिक अध्ययन पर बड़ा बल दिया जाता था। आजकल जैसा चर्चा में सुनने को मिला है कि महाविद्यालय और विद्यालय उन प्रायोगिक कार्यों से दूर होते जा रहे हैं, शिक्षा का स्वरूप बदल गया है, शिक्षा पाठ्य पुस्तकों से निकलकर विजुअल्स वीडियो में आ गई है। आप इस परिवर्तन को किस दृष्टिकोण से देखती हैं? देखिए, ये जो चेंज आया है सिचुएशंस को देखते हुए, तो कुछ हद तक हमें इसको फॉलो करना जरूरी था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसे हमेशा इम्प्लीमेंट ही करके रखें। ठीक है, सिचुएशंस के साथ हमें चेंज होना ही पड़ता है। अभी कोविड से पहले की बात है, सब कुछ ठीक था, बट कोविड ने सारा कुछ चेंज कर दिया, हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ी, बट उससे बच्चों की एजुकेशन बहुत इफेक्ट हुई है। बट अब मेरा यही है कि जब सिस्टम अब वापस से खुला है तो वी शुड ट्राई कि हम वापस अपने उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करें, क्योंकि उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आगे हो जाएगी कि बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो दैट इज मस्ट। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने आपदा को अवसर में बदला, लेकिन उस अवसर का मूल्यांकन करने की जरूरत है, और जब आपदा का वातावरण समाप्त हो गया तो हमें अपनी पुरानी धारा में लौटने की आवश्यकता है, ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके, उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा अधूरा रहा, मैं उस प्रश्न पर पुनः आऊँगा। विज्ञान के अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों और प्रयोगशाला का बराबर का महत्व है। अक्सर यह सुनने में आ रहा है कि अब दोनों की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और उससे हमारे अध्ययन की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है। आप एक बहुत अच्छी विज्ञान की विद्यार्थी रही, आपने बहुत अच्छे ढंग से सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों क्षेत्रों में काम किया। इस वातावरण को आप किस रूप में हमारे श्रोताओं के समक्ष रखना चाहेंगी, और क्या इस क्षेत्र में लगे हुए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? बहुत ही सही प्रश्न है ये आपका। देखिए, आज की जो जनरेशन है, ठीक है, सिर्फ परसेंटेज के ऊपर वेटेज दे रही है। ठीक है, इतनी परसेंटेज आई, 90, 95, 98, इसको भी वैल्यू नहीं, 100% के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट उनको बिल्कुल भी
प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, और यदि एक साइंस स्टूडेंट, विज्ञान का विद्यार्थी, यदि प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें नहीं है तो उसकी साइंस की नॉलेज बेकार है, क्योंकि केवल थ्योरेटिकल वैल्यूज उससे कोई काम नहीं होता। थ्योरेटिकल वैल्यूज को जब हमने प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया तो रिजल्ट आपका सेटिस्फाई नहीं है। हमें डेली लाइफ में भी उस साइंस को इम्प्लीमेंट करना है, केवल पढ़ना ही नहीं है। तो एज अ साइंस स्टूडेंट किताब तो ठीक है, एक साइड वाली चीज है, उस प्रैक्टिकल को यदि हमने कर लिया तो हमें किताबें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आजकल स्कूल्स, कॉलेजेस में इसको बिल्कुल भी कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं कहेंगे हम, आज के एनवायरनमेंट में इसे कंप्लीट नेग्लेक्शन दे दिया है। और विदाउट लैब्स वर्क हो रहा है। बच्चे आते हैं जब कॉलेजेस में आ रहे हैं तो दे हैव निल नॉलेज। अब बताइए कि जब उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है तो वो आगे कैसे स्टैब्लिश करेगा बच्चा उस साइंस फील्ड के अंदर। तो ठीक है, बच्चों के लिए तो लॉस है ही, उनके आगे भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मैं जहाँ तक अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि हमें बुक्स की तरफ हमने कम भागे थे और हम प्रैक्टिकल वर्क अपना रेगुलर करते थे। और आज हम यही कारण है कि प्रैक्टिकल्स का हमें कोई भी प्रोजेक्ट हमें मिले हम उससे पीछे नहीं हटते, और रिजल्ट जब तक नहीं आए उसको छोड़ते भी नहीं है। बट बच्चों का उल्टा ही हिसाब है, उनको आपको ढूंढ के प्रोजेक्ट्स देने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल करवाना पड़ता है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्हें शुरू से ये डाला ही नहीं जा रहा है आजकल। तो एज अ साइंस टीचर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिकल्स की वेटेज बहुत ज़रूरी है। वेटेज का मतलब कि उनको नॉलेज होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज की वेटेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। विज्ञान से जुड़े हुए हर व्यक्ति को, हर अध्यापक को इस बात की वेदना है जो मैंने आपके मेरे प्रश्न के उत्तर के जवाब में महसूस की। निश्चित तौर पर यह व्यवस्था की विफलता है कि हमारे बच्चे प्रयोगशालाओं से दूर होते चले गए। हमने अपने कुछ रास्तों, मंजिल को नज़दीक करने के लिए, जल्दी पाने के लिए उन रास्तों को भी अपना लिया जो वास्तविक मंजिल से दूर ले जाते थे। आपके लिए एक शिक्षक के रूप में यह चुनौती है, यह समाज और देश की प्रगति के लिए एक चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ जो श्रोता विज्ञान के अध्यापन या अध्ययन से जुड़े हुए हैं वे हमारी इस वार्ता से मंथन अवश्य करेंगे और सामाजिक परिवर्तन के लिए, हमारे भविष्य की मजबूती के लिए इन सब व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार करेंगे। मैं जानता हूं कि आपसे बहुत से विषयों पर बात की जा सकती है। आप अपने अध्यापन क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक सरोकार रखने के रूप में भी अगवा रही हैं। आपसे ऐसे बहुत से विषय हैं जो हमारी महिला श्रोताओं से संबंधित हो सकते हैं, जिन पर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन समय सीमा प्रसारण कार्यक्रमों में संकेत करती रहती है कि श्रोताओं को अगले कार्यक्रम का इंतजार है। इसलिए हम आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। आप चेतना रेडियो 90.4 FM के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप बार बार इस स्टूडियो में आती रहेंगी, हमारे श्रोताओं से अलग अलग विषयों पर बातचीत करती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।